हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है गुप्त काल में विज्ञान का विकास। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई थी। इसी कारण गुप्त काल को वैज्ञानिक विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद तथा रसायन आदि अनेक क्षेत्रों में उन्नति हुई। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ग्रंथों में विज्ञान की विवेचना की और गुप्त काल में अनेक क्षेत्रों में विज्ञान का विकास हुआ। जैसे बात करें गणित, ज्योतिष आदि क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र के क्षेत्र में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गणित व ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में। और सबसे जो प्रसिद्ध विद्वान रहे थे वो थे आर्यभट्ट, जिनका जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर, पटना, बिहार में हुआ था। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था आर्यभट्टयम, जो कि ज्योतिष ग्रंथ था। इसके अलावा इनके अन्य ग्रंथ दशगीतिका और तंत्र। आर्यभट्टयम जो ग्रंथ था यह सूत्र साहित्य के समान ही संक्षिप्त शैली में लिखा गया। इसके अलावा इसमें 4 पदों अथवा अध्यायों में भी बांटा गया, जिसे गीतिकपाद, जिसमें समय की बड़ी इकाइयाँ, कल्प, मनवंत्र, युग, जो कि प्रारंभिक ग्रंथों से अलग एक ब्रह्मांड विज्ञान प्रस्तुत करते हैं। गणितपाद, इसमें क्षेत्रमिति, गणित, ज्यामितिक प्रगति आदि का समावेश है। काल क्रियापाद, जिसमें समय की विभिन्न इकाइयाँ व दिन के लिए ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करने की विधि, 7 दिन का सप्ताह तथा अधिक मास की गणना की गई है। इसके अलावा जो अंतिम अध्याय था वो था गोलपाद, जिसमें पृथ्वी का आकार, रात दिन का बनना आदि विशेषताएं समाहित थी। आर्यभट्ट ने पाई के मान को निरूपित किया। उन्होंने यह घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का भी वर्णन किया। उन्होंने पृथ्वी व चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों का भी वर्णन किया। इस प्रकार गुप्त काल में ही पृथ्वी की स्थितियों को लेकर या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को लेकर भविष्यवाणियाँ की जा चुकी थी। अगले जो विद्वान हुए थे वो थे वराहमिहिर, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और इनके पिता उज्जैन के निवासी थे। मिहिर को उनके पिता ने ज्योतिष विद्या सिखाई थी, लेकिन आर्यभट्ट के संपर्क में आने के बाद मिहिर ने ज्योतिष विद्या तथा खगोल विद्या को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वराहमिहिर को अपने दरबार के नवरत्नों में भी शामिल किया। इन्होंने प्रमुख 3 ग्रंथों की रचना की, जिसमें पंच सिद्धांतिका सबसे प्रमुख थी। व्रत संहिता, व्रत जातक आदि ग्रंथ थे। व्रत जातक, इनमें त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। और पंच सिद्धांतिका की बात करें तो इसमें खगोल शास्त्र का वर्णन किया गया है, जिसमें 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। इस ग्रंथ में ग्रह और नक्षत्रों का गहन अध्ययन किया गया है। इन सिद्धांतों द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों के समय और स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला जो सिद्धांत के 5 भाग हैं, पंच सिद्धांतिका के 5 भाग हैं, उसमें पहला जो सिद्धांत दिया गया है पितामह सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य व चंद्रमा के काल का निर्धारण किया जाता है। रोमक सिद्धांत में वर्ष के 365 दिन, 5 घंटे और 55 मिनट 12 सेकंड का पूरा एक वर्ष बताया है, जिसमें रोमक सिद्धांत है। और अगला जो सिद्धांत है वह है पोलिस सिद्धांत, जिसमें एक वर्ष में 365 दिन, 6 घंटे व 12 मिनट की गणना की गई है। वशिष्ठ सिद्धांत, जिसमें राशियों का उल्लेख किया गया है। सूर्य सिद्धांत, जिसमें सूर्य की स्थिति के आधार पर वर्ष का मान 365 दिन, 6 घंटे 12 मिनट और 36.6 सेकंड बताया है, जो कि इस सूर्य की स्थिति के आधार पर एकदम सटीक गणना है। इसके अलावा व्रत संहिता में वास्तु विद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडल की प्रकृति, वृक्षायुर्वेद आदि विषय सम्मिलित हैं।
वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र की 3 शाखाएं बताई हैं, जिन्हें तंत्र, होरा और संहिता के नाम से जाना जाता है। तंत्र, जिसमें इसे ज्योतिष सिद्धांत भी कहा जाता है। होरा, जो कि जन्मपत्री से संबंधित माना जाता है। और संहिता, जो कि फलित ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस प्रकार गुप्त काल में एक से बढ़कर एक आयुर्वेद ज्ञाता या वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से अगले जो वैज्ञानिक हुए थे वो थे ब्रह्मगुप्त, जिनका जन्म 598 ईस्वी में भीनमाल राजस्थान में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खादक। और इनका विशेष योगदान रहा था वह था खगोल शास्त्री के रूप में इन्होंने शून्य के नियमों का उल्लेख किया या शून्य के उपयोग करने के नियमों का उल्लेख किया। इनके सिद्धांत ब्रह्मस्फुट सिद्धांत यह सबसे पहला ग्रंथ था जिसमें शून्य का एक विभिन्न अंक के रूप में उल्लेख किया गया। यही नहीं बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों को और शून्य पर गणित के सभी नियमों का वर्णन किया गया। और अगला जो सूत्र दिया गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा वह सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था गुप्त काल का, जिसमें चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित था। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। और अगले जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में गुप्त काल में बहुत ही उन्नति हुई थी वह था चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र, जिसमें वाघभट्ट, जिन्होंने आयुर्वेद की समस्त सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आयुर्वेद के ऊपर वाघभट्ट ने प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, जिन्हें अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह कहा गया। वाघभट्ट ने लिखा है कि शरीर में होने वाले दोषों का, वात, पित्त, कफ आदि का शोधन करना हो तो वात में वस्ति, पित्त में विरेचन तथा कफ में वमन करना चाहिए। वाघभट्ट के अनुसार द्रव्य गुण के प्रज्ञान द्वारा रोगों का निवारण करना चिकित्सा का आदर्श है, न कि शल्य चिकित्सा का। इनका कहना था कि शल्य चिकित्सा से ही रोगों का निदान नहीं हो सकता, अपितु आयुर्वेद के द्वारा भी उनका रोगों का निदान किया जा सकता है। अगले जो प्रसिद्ध रसायन शास्त्री हुए थे वह थे नागार्जुन। यह बौद्ध आचार्य थे जिन्होंने प्रमुख ग्रंथों की रचना की, जैसे रस रत्नाकर, रीति शास्त्र, आरोग्य मंजरी, योग सार, लोह शास्त्र और सिद्ध नागार्जुन। नागार्जुन ने रस चिकित्सा का आविष्कार किया। उन्होंने यह अवधारणा प्रदान की कि सोना, चांदी, तांबा, लौह आदि खनिज धातुओं से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। और इसके अलावा इन्होंने पारद यानी पारे की खोज की, जो इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा था गुप्त काल का। अगले जो आयुर्वेदिक ज्ञाता थे वह थे धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा का सदस्य बनाया गया था। यह बहुमुखी व्यक्तित्व व असाधारण प्रतिभा के धनी थे। धन्वंतरी को अन्य कई नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे आदिदेव, अमरवर या अमृत योनि या अब्ज आदि। धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य कहा जाता है। कहा जाता है कि धन्वंतरी समुद्र मंथन के फलस्वरूप अमृत हाथ में लिए हुए समुद्र से निकले थे। यह कथाएं प्रचलित थी उसी के आधार पर। और इनकी प्रसिद्ध रचना थी सुश्रुत संहिता। कुछ विद्वानों का मानना था कि इस रचना का उत्तरवर्ती जो भाग रचा गया था वह किसी और लेखक के द्वारा लिखा गया था। और सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद का ये जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, जिसे 8वीं शताब्दी में अरबी भाषा में अनुवादित किया गया था, और इसका नाम रखा गया था किताबे सुश्रुत। इसमें 186 अध्याय है और 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का उल्लेख सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसके अलावा कई रोगों के औषधीय पौधों का भी उल्लेख इस संहिता में मिलता है। इस ग्रंथ को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसे पूर्व तंत्र और उत्तर तंत्र कहा जाता है। और अगला जो क्षेत्र हुआ था जिसमें गुप्त काल में काफ़ी उन्नति की थी वह था रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र। रसायन में बात करें
तो दिल्ली की कुतुब मीनार के निकट मेहरौली नामक स्थान पर स्थित गुप्त वंशीय महान शासक चंद्र, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड, जिसका अन्य नाम विक्रमादित्य, इससे संबंधित एक लौह स्तंभ मिलता है जो कि लगभग 24 फीट ऊंचा तथा इसका वजन 6.50 टन के करीब बताया गया है। सर रॉबर्ट हैडफील्ड के सूक्ष्म रासायनिक विश्लेषण के आधार पर इस स्तंभ में ये धातुएं सम्मिलित थी, जिसमें लोहा, अंगार, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस तथा मैग्नीज सम्मिलित किए गए थे। और पिछले कई वर्षों से ये धूप व पानी में खड़े रहने के बाद भी यह खराब नहीं हुआ, जिसका कारण है कि इसमें मिली हुई धातुएं जो कि एकदम शुद्ध थी। और इसके अलावा बात करें अजंता, बाघ, बादामी की गुफाओं की चित्रकारी की, जिनमें गेरू, हरिताल, गाढ़ा नील, नीला लाजवर्द, काजल, खड़िया आदि का प्रयोग किया गया है, जो कि गुप्त काल में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में खनिज अम्लों का महत्वपूर्ण योगदान बताता है। और इस प्रकार गुप्त काल ने रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र, विज्ञान, आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की थी, जिसमें इन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।